नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। उसमें हमने योगा एंड स्पोर्ट्स खत्म करने के बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था और उसके 11 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं। तो इसके बाद में ये 12वीं के बाद में एक 13th लेक्चर और हम लोग प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिनिश हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखो दो पार्ट्स हैं। इसमें जो एक छोटा पार्ट भी है जो स्टेट पॉलिटी का है, तो वो मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। स्टेट पॉलिटी वाला पोर्शन है वो आपको, आपने अगर प्री के लिए जहां से पढ़ा है आप वहां से पढ़ सकते हो, वरना लक्ष्मीकांत या किसी बुक से आप डायरेक्टली देख सकते हो। और उसमें भी आपको फैक्ट्स तो देखने नहीं है, जैसे गवर्नर के काम हो गए, सीएम के काम हो गए, उसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर वो भी अभी इसमें कवर नहीं हो पाएगा। उसमें जो टॉपिक है वो है डायरेक्टरेट और सेक्रेटेरिएट वाला। तो है ना, आप वो वाला जरूर देख करके जाना टॉपिक, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेट पॉलिटी वाला पोर्शन है ना, ये इसमें कवर नहीं करेंगे। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप मान लो कि अगर 65 मार्क्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो 5-10 नंबर का वो आ जाएगा, है ना। तो 55 मार्क्स का जो अपन ये कवर कर रहे हैं अराउंड 12-13 लेक्चर्स में, है ना, विच वुड बी अराउंड, मैं लगभग बोलते ही आ रहा हूँ 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं हो रहा होगा। तो ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम प्रशासन पे खुद पे क्या नियंत्रण है, कैसे नियंत्रण है उसकी बात करेंगे। लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे होता है, विधायी नियंत्रण, और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कार्यपालिका का नियंत्रण कैसे होता है, और जुडिशियल न्यायिक नियंत्रण कैसे होता है ना, उसके मीन्स क्या क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या क्या है, तो इन सब बारे में बातें करेंगे। अब वैसे तो नियंत्रण है ना 5-6 तरीके से हो सकता है, पर ये देखो, नियंत्रण की बात करें तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे हो सकता है, पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है सिविल सर्वेंट्स को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कंट्रोल कर सकती है, तो ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल कहलाएगा। फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गया, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट एंड गवर्नर, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है वो जुडिशियल कंट्रोल होता है। फिर कोई मीडिया चैनल्स और ये जो होते हैं अखबार होते हैं, इनके द्वारा भी किसी तरीके से कंट्रोल होता है, जैसे कि ये लोग क्रिटिसाइज कर दे पब्लिक सर्वेंट को न्यूज में, या फिर स्टिंग ऑपरेशन करा दें, कोई माइक लेकर के इंटरव्यू लेने चला गया और अनौपचारिक तरीके से इनफॉर्मल टॉक्स कर रहा है, या फिर आप पेन में कोई कैमरा लगा करके चला गया, तो ऐसे करके कंट्रोल बाय मीडिया है। फिर सिटीजन द्वारा भी कंट्रोल है, तो वो क्या क्या है, जैसे पब्लिक सर्विस गारंटी अधिनियम है, राइट टू हियरिंग एक्ट है, आरटीआई है, ये सारे क्या मेथड्स है सिटीजन द्वारा किसको कंट्रोल करने के, एडमिनिस्ट्रेशन को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारे सिलेबस में ये तीन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कंट्रोल, तो हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये तीन जो सिलेबस में है, विधायी नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण और न्यायिक नियंत्रण। अब इसमें देखो, अब सबसे पहले है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। अब लेजिस्लेटिव कंट्रोल के बारे में हमने क्या देखा, लेजिस्लेचर मतलब क्या हो गया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वाले लोग। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन वाले लोग कौन है, जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वही तो है, तो उनके द्वारा जो कंट्रोल होगा उसको लेजिस्लेटिव कंट्रोल कह दिया। अब इसके वेरियस मीन्स और मेथड्स क्या क्या हैं, जैसे सबसे पहले देखो आप, तो बाय आस्किंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन, जैसे आप पार्लियामेंट में आपको पता होगा, जो 11 से 12 बजे तक का सुबह का समय होता है वो क्वेश्चन आवर कहलाता है। अब इसमें वो स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस कैसे, किस लिए पूछे जा रहे हैं, कि मान लो कोई मंत्री है और या फिर कोई एमपी है, एमएलए है, वो क्वेश्चन पूछेगा सरकार से कि है ना, ये पर्टिकुलर काम इस पीरियड में होना था, ऐसा होना था, ये होना था, नहीं हुआ है, तो इसका जवाब कौन देगा। तो ये मेथड है किसको कंट्रोल करने का, इनडायरेक्टली सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल करने का मेथड है। फिर जीरो आर, अगर मान लो क्वेश्चन आर में कोई क्वेश्चन छूट जाते हैं तो वो जीरो आर में, जीरो आर 12 से 1 होता है ना, 12 बजे वैसे आपको पता होगा 00 आर्स हो जाता है, तो इस वजह से 12 को जीरो आर कह दिया है। तो ये जीरो आर में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इनमें भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो हाफ एन आवर डिबेट होती है, हफ्ते में 3 दिन लोकसभा में ये होती है, तो हफ्ते में 3 दिन ऐसी डिबेट स्पीकर करवा सकता है, 2 आवर डिबेट करवा सकता है, 2 घंटे की बहस भी करा सकता है, वंस अ वीक। ठीक है, तो ये जो मेथड्स हैं क्वेश्चंस पूछने के, ये क्वेश्चंस पूछ करके कंट्रोल किसके ऊपर किया जा रहा है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं। अब सिविल सर्वेंट्स पे कंट्रोल, इसके अलावा और भी कोई मेथड होता है, तो वेरियस मोशंस ला करके, अलग अलग मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन जो 1954 से आया हुआ है, एडजर्नमेंट मोशन है ना, इसको लाने के लिए देखो 50 एमपीज चाहिए। फिर सेंसर मोशन हो गया, ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, ये गवर्नमेंट की मेजोरिटी चेक करने के लिए, इसमें भी 50 एमपीज चाहिए होते हैं। तो ये सारे मोशंस भी ला रहे हैं, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्रोल किस पर है, सिविल सर्वेंट्स पर कंट्रोल है। फिर अपन एनुअल रिपोर्ट ऑफ सीएजी देखें, तो सीएजी में जितनी भी चीजों की ऑडिट होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा, तो वो ऑडिट का मेन काम क्या है, कि जो सरकार द्वारा पैसा खर्च किया गया है पॉलिसीज में, प्रोजेक्ट्स में और अलग अलग कामों में, तो वो क्या सही से खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट अपनी टेबल करता है असेंबली में, तो ये असेंबली में यही देखा जाता है। उसके बाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसकी रिपोर्ट को चेक करती है, असेंबली में भी ये देखा जाता है कि कहीं कुछ मतलब गड़बड़ी तो नहीं है। वो गड़बड़ी है या नहीं है, ये जांचने का ही मेथड है, और ये किसको जांच रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को या सिविल सर्वेंट्स को। फिर वेरियस कंट्रोल बाय फाइनेंशियल कमिटीज द्वारा भी होता है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। फिर आजकल बहुत चर्चा में जो चीज है, वो भी बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मेथड मेरे हिसाब से जेपीसी है,
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो ये बहुत चर्चा में भी है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल के क्या 5 हमने मेथड्स देखे। फिर आगे देखे कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्या। तो लिमिटेशंस में देखो तो ऐसा कहा जाता है कि यूनिलेटरल कंट्रोल है पॉलिटिशियंस का। अब जैसे मान लो कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, तो कई बार क्या होता है असेंबली में सब लोग बैठे हुए हैं और कोई पॉलिटिशियन कोई क्वेश्चन उठा दे कि ये 2,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, पर ये 2,000 करोड़ की जगह 5,000 कैसे 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, कैसे हो गए, ये पर्टिकुलर कई बार अधिकारी का नाम भी ले देता है। तो ये कंट्रोल पॉलिटिशियन तो कर रहा है, पर अधिकारी को या फिर सिविल सर्वेंट को वहां पर मौका नहीं मिलता है अपना जो अपना पक्ष रखने का। तो इसलिए इसको क्या कहा है, यूनिलेटरल कंट्रोल ऑफ पॉलिटिशियंस है ये। लेजिस्लेचर कंट्रोल तो कर रहा है सिविल सर्वेंट्स को, पर उसका पक्ष रखने का उसको मौका वहां पर नहीं दिया जा रहा है। फिर पार्लियामेंट में आप देख रहे हो वॉकआउट कल्चर चलता है कि सारे के सारे एक साथ 50 एमपीज उठ करके वॉकआउट कर रहे हैं, तो ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल की लिमिटेशंस की बात है। फिर लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो एमपीज हैं एमएलएज हैं, अब वो मंत्रालय संभालें या नहीं भी संभालें, पर वो क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे, है ना, बेसिक क्वेश्चंस पूछे या फिर कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे, तो ये उनमें स्पेशलाइजेशन ही नहीं है कि वो बेसिक क्वेश्चन से आगे बढ़ पाए। तो इसलिए ये स्पेशलाइजेशन की लैक की वजह से भी ये लिमिटेशन हो जाती है लेजिस्लेटिव कंट्रोल पे। फिर लार्ज साइज ऑफ लेजिस्लेचर एक मेथड, एक लिमिटेशन है। डोमिनेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन लेजिस्लेचर, अब आपको पता है एमपी और एमएलए की और अगर उसमें आप कैबिनेट मिनिस्टर देखो, कैबिनेट मिनिस्टर्स देखो, तो इनकी वैल्यू ज्यादा है ना, और इनका डोमिनेंस रहता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इनकी वैल्यू कम आंकी जाती है वहां पर। फिर क्वेश्चंस आर इंस्पायर्ड बाय सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो खुद का प्रचार कर रहे हो, या फिर खुद की ऐसी कोई बात होगी जो खुद को बड़ा चढ़ा करके बताने की बात होगी। फिर मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स में नेक्सस चलता ही रहता है, क्योंकि ये लोग साथ में ही मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में नेक्सस चलता है। फिर करप्शन, लेजिस्लेचर में भी करप्शन माना जाता है। जैसे आपको पता हो कि अभी रिसेंटली एक मुद्दा चल रहा था कि टीएमसी की एक सांसद है महुआ मोइत्रा करके, है ना, उनके ऊपर ये आरोप था कि वो जो वहां पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लेजिस्लेचर में, वो उन्होंने किसी से पैसे लेकर के और उनके मुद्दे उठाने की बात की है। तो ऐसे जो करप्शन है लेजिस्लेचर में, ये भी लिमिटेशन होती है किसकी, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के लिए देखो ऑपरेशन दुर्योधन नाम से भी पार्लियामेंट में एक ऑपरेशन चला गया था, ये करप्शन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये लिमिटेशन किसकी है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल की। फिर आगे अपन कार्यपालिका नियंत्रण की बात करें, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की, तो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स देखो, पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, है ना, ये तो सेंटर में प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, है ना। फिर यहाँ पर देखो आप सीएम हो गया, गवर्नर हो गया, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में भी हो गया। तो ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तो ये इनके द्वारा जो नियंत्रण होगा वो एग्जीक्यूटिव नियंत्रण कहलाएगा। तो आप देखो पॉलिटिकल डायरेक्शंस बाय मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स पॉलिटिकल डायरेक्शन देते हैं किसको, सिविल सर्वेंट्स को, पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में। फिर मिनिस्टर्स ही होते हैं जो टर्मिनेशन, ट्रांसफर और सस्पेंशन को ओवरलुक करते हैं सिविल सर्वेंट्स के। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बाय एग्जीक्यूटिव, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे ऑल इंडिया सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है 1954 का, इसका एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव ही इसका एग्जीक्यूशन करता है। जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वही इसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। फिर कंट्रोल बाय ऑर्डिनेंस, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके पास पावर होती है ऑर्डिनेंस लाने की, तो ये उसके द्वारा भी कंट्रोल करते हैं। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक मेथड है, ये भी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का पार्ट है। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा कंट्रोल है, तो ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के कुछ मीन्स हैं। फिर आप इसके आगे देखो तो लिमिटेशंस, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं क्या, तो अपन ने पहले देखा सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स है, वो किस बेसिस पर होता है, कास्ट, रीजन, ज्यादातर देखो आप ये देख रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ये नहीं हो रहा है, किसके बेसिस पर हो रहा है, उसकी कास्ट या उसके रीजन या उसकी अपीजमेंट कितनी है पब्लिक में, उसके बेसिस पर हो रहा है। तो ये लिमिटेशन किसका है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का। फिर मिनिस्टर्स भी आपने बना तो दिए, रेल मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, और इतने सारे 70-71 मिनिस्टर आपने बना दिए, पर उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। स्पेशलाइजेशन नहीं है तो वो जब कंट्रोल करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फिर फ्रीक्वेंट चेंजेस पोर्टफोलियो में, मिनिस्टर 5 साल तक मिनिस्टर रह ले, वही बहुत बड़ी बात होती है, पर बार बार पोर्टफोलियो में परिवर्तन होता रहता है, और मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में नेक्सस तो है ही है। अब इसके बाद देखो आप लिमिटेशन के बाद में हम देखते हैं न्यायिक नियंत्रण, है ना। हमने पहले लेजिस्लेटिव फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल देखा, अब न्यायिक नियंत्रण देखेंगे। तो इसमें हम लोग जुडिशियल कंट्रोल में क्या देखेंगे, दो तरीके हैं, ऑर्डिनरी रेमेडीज है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज है। ऑर्डिनरी रेमेडीज में तो क्या होगा, ये रिव्यू करेगी, जो न्यायपालिका है वो रिव्यू करेगी क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अपील अगेंस्ट गवर्नमेंट, अपील अगेंस्ट सिविल सर्वेंट्स कौन सुनेगा, न्यायपालिका सुनेगी। और रिव्यू डेलीगेटेड, अगर कोई लेजिस्लेशन है तो उसको, प्रत्यायोजित कोई लेजिस्लेशन है तो उसको रिव्यू कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी, है ना, कोर्ट्स करेंगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज में क्या आ जाता है, जैसे रिट जुरिस्डिक्शन हो गया। अब आर्टिकल 32 के अंदर आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट की रिट की पावर है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिट की पावर है। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज हो जाती है। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पीआईएल है, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज का पार्ट है ना। और ये सारी चीजें किस लिए की जा रही हैं, टू स्टैब्लिश जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल सर्वेंट्स। फिर अपन रीजन देखें, जुडिशियल इंटरफेरेंस का रीजन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना क्यों है जुडिशियरी को इंटरफेरेंस, क्योंकि जुरिस्डिक्शन की अभाव है, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, अब्यूज ऑफ पोस्ट बहुत बार देखा जा रहा है।
एरर ऑफ लॉ, एरर इन फैक्ट फाइंडिंग, एरर ऑफ प्रोसेस, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। इस कारण से जुडिशरी को इंटरफेरेंस करने की जरूरत पड़ रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ रही है। इसके बाद देखो लिमिटेशन है जुडिशियल कंट्रोल की। तो जजेस बहुत ऑलरेडी आपको पता है जो बाकी केसेस है वो तो हो ही नहीं रहे, और उसके बाद में ये कंट्रोल नया ही आ जा रहा है, तो जजेस बहुत लिमिटेड है। ये प्रोसेस जो है ये अपने आप में बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही टायरसम प्रोसेस है। फिर ओवर पेंडेंसी ऑफ केसेस है। ऑलरेडी अंकल जज सिंड्रोम जुडिशरी में चल रहा है नेपोटिज्म का। अब ये वैसे देखो आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर हो जाए अगर सिर्फ एक चीज के बारे में बात करें। अंकल जज सिंड्रोम से आप इतना समझ लो कि कोई ना कोई व्यक्ति परिवार में तो जज है ही है, तो हमेशा ये अंकल जज वाला सिंड्रोम है। फिर लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन इन जजेस। ये मतलब जजेस को लॉ के बारे में तो पता है, पर उसके अलावा सारे क्षेत्रों के बारे में वो कमेंट करने के लिए क्या वो स्पेशलाइज हैं भी कि नहीं है। और जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल ओवर रीच भी कहलाएगा, क्योंकि क्या ये संवैधानिक भी है कि नहीं है, ये जुडिशियल ओवर रीच का मामला है और ये बड़ा विवाद चलता ही रहता है जुडिशियल ओवर रीच वाला। फिर ये जो जुडिशियल कंट्रोल है ये वर्क एज ये पोस्टमार्टम की तरह काम करती है, क्योंकि मान लो एक कोई घपला है, तो ये घपला हो गया 2000 करोड़ का, तो वो जुडिशरी तो तब उसके ऊपर बात करेगी जब वो हो चुका होगा, है ना। तो ये पोस्टमार्टम है। इसलिए ये बेसिक किस चीज के लिमिटेशन है, जुडिशियल कंट्रोल ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो ये हमने तीन क्या क्या कंट्रोल देखे, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल और जुडिशियल कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और है, सिटीजन चार्टर का, है ना, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये सिटीजन चार्टर देखते हैं हम लोग क्या होता है। सिटीजन चार्टर मैं बताऊं आपको बेसिक तौर पे समझे तो ये एक पर्चा है ना। ये एक पर्चा है, आपको आपका जो पब्लिक ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके बाहर ये पर्चा चिपकाना है। अब ये पर्चा है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखो स्टार्टेड इन 1991 बाय ब्रिटिश पीएम है जॉन मेजर, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। इंडिया में ये पहले बार डिस्कस किया गया कब, जब कॉन्फ्रेंस हुई चीफ सेक्रेटरीज की 1996 में। फिर इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, जब कॉन्फ्रेंस हुई चीफ मिनिस्टर्स की 1997 में, जब हमारे पीएम थे इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल हमारे पीएम थे उस टाइम पर ये इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1997 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। फर्स्ट मिनिस्ट्री जो इसको इंप्लीमेंट करने वाली थी वो फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री थी, और फर्स्ट डिपार्टमेंट जो था स्टेट गवर्नमेंट का वो था फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट 1999 में। ठीक है, तो ये बेसिक है। अब सिटीजन चार्टर के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, मैंने आपको बताया कि एक पर्चा लगा दो आप, उसमें पर्चे में आपको पहले तो आपके जो पब्लिक ऑफिस है उसका ऑब्जेक्टिव या उसका विजन क्या है वो लिखना है, नेम ऑफ सर्विसेज जो ये पब्लिक ऑफिस प्रोवाइड करती है वो लिखना है, डिवीजन ऑफ वर्क लिखना है, और अगर आपको कोई कंप्लेन है तो वो प्रोसेस ऑफ कंप्लेन लिखना है। तो ये बेसिक एक फॉर्मेट है सिटीजन चार्टर के लिए, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है। अब ये इंपॉर्टेंस सिटीजन चार्टर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है कि ये देखो अपन बेसिक चीजें हैं, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करेगा, है ना। जब आप इतनी सारी चीजें बता रहे होती है तो बड़ी बात है, पब्लिक ऑफिस ऐसी बातें बता रहे हैं। करप्शन को रिड्यूस करेगा, जब सामने वाले को पता चल जाएगा ये सर्विसेज दी जा रही हैं तो आप उसको उलझाने में सक्षम नहीं रहोगे फिर। तो इंक्रीज करेगा ये पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन को, क्रेडिबिलिटी फेथ बढ़ाएगा ये किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, इंश्योर करेगा ये इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। फिर इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, है ना, आपने पहले से ही पर्चे पे लगा करके बता दिया तो पब्लिक ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस थे किसके, सिटीजन चार्टर के। तो आज हमने ये देख लिया है, और इसके बाद में हम लोग अगला जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन का विकास, ये टॉपिक अपना बचा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग वो कवर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली क्लास में।